उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून स्थायी राजधानी का मुद्दा अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लग गया है। जिस तरीके से पहले गैरसैंण और अब ऋषिकेश में उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है। आज आपने ऋषिकेश में देखा होगा जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों से ऋषिकेश की सड़कें लबालब थी। कहीं आने वाले समय में ये आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन का रूप न ले ले, इस पर भी कई लोगों का अब ये कहना है कि ये धीरे धीरे उत्तराखंड आंदोलन की तरह ही ये आंदोलन भी आगे बढ़ेगा। हमारे साथ अभी रघुवीर बिष्ट जी हैं, समाज सेवी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। उनसे हम जानते हैं सर, जिस तरीके से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग सड़कों पर है, उबाल है उत्तराखंड के लोगों पर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से इन 24 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड के जल, जमीन और जंगलों की बंदरबाट हुई है, उत्तराखंड का जनमानस अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और इसी अपने अस्मिता, अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अब लोग सड़कों पे हैं। जी, तो किस तरीके से देख रहे हैं सर? लोगों का कहना है कि सशक्त भू कानून होना चाहिए उत्तराखंड में। अभी इस बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आता है, वो कहते हैं कि हमारी सरकार इस ओर काम कर रही है और जो कृषि भूमि है 250 गज से ज़्यादा अगर में किसी की ज़मीन होगी, किसी बाहरी व्यक्ति की ज़मीन होगी, वो सरकार में निहित हो जाएगी। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? चौहान जी, अगर सरकार राज्य हित में और राज्य निवासियों के हित में कोई भी फैसला करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि बजट सत्र में हम सख्त भू कानून लाएंगे, तो उनकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। आखिर बजट सत्र में क्यों? मुख्यमंत्री जी का पहला टेन्योर और दूसरा टेन्योर, पहला टेन्योर उनका 6 माह का था, दूसरा टेन्योर उनका करीब 2.5 साल का हो गया। अगर राज्य हित में फैसला लेना चाहे तो 3 साल तो बहुत लंबा समय होता है। मुख्यमंत्री जी मानसून सत्र में भी सख्त भू कानून ला सकते थे और अब भी आश्वासन दे रहे हैं कि बजट सत्र में। इसका मतलब आप खुली छूट दे रहे हैं उन अपने चहेतों को कि भाई 6 महीने तक और जितने जल, जमीन, जंगल को लूटना चाहो लूट लो। मुख्यमंत्री चाहे तो इसी सत्र में जो एक विशेष सत्र बुला सकते हैं और विशेष सत्र में ही सख्त भू कानून ला सकते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा एक ही परिवार के लोगों ने जो ज़मीन ली है, अगर उसकी जांच कराएंगे और उसके बाद वो सरकार में निहित की जाएगी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सेंट जोसेफ एकेडमी में जो 1 रुपये लीज पर 90 साल के लिए दी गई थी, उसका रिन्यूअल जनवरी माह में होना था। उसका जो लीज था वो जनवरी में ख़त्म हो चुका था। एक दिन सरकार का सरकारी अमला, आवास सचिव से लेकर के राजस्व विभाग के अधिकारी से लेकर के पुलिस विभाग के अधिकारी से लेकर के एमडीडीए के वीसी से लेकर के करीब 20 लोगों की टीम सेंट जोसेफ एकेडमी के स्कूल के अंदर घुसते, नाप तोल होता है। अगले दिन अखबार में आता है कि सरकार जो उनकी लीज है उसको ख़त्म करना चाहती है और उसमें जो है पार्किंग बनाई जाएगी। और एक दिन में ही सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही यू टर्न ले लिया। अब पूरा उत्तराखंड का जनमानस जानता है कि पहले तो आपने लीज ख़त्म करने के लिए कहा था, उसकी 20 बीघा जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ के करीब है, उसको जो है आप सरकार में निहित करना चाहते हो और अगले दिन जो है आपने ये कह दिया कि भाई इसकी लीज निरस्त नहीं की जाएगी, इसके रिन्यूअल के लिए जो है इसकी नियमानुसार इसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो लोग कह रहे हैं कि इसमें खेला हुआ है। क्या मुख्यमंत्री जी उन लोगों को डरा करके यही करना चाहते हैं जिस प्रकार से जो है सेंट जोसेफ एकेडमी की भूमिका किया? ये तो वक्त बताएगा। अगर सेंट जोसेफ एकेडमी की भूमि की तरह ही डरा धमका के फिर उनका रिन्यूअल कर देंगे तो ये तो सीधा सीधा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनियों को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवा रही है, इससे तो ये जाहिर होता है कि उन लोगों पे भी दबाव डाला जाएगा कि भाई पार्टी फंड में पैसा दो और आपका ये मुक्त हो जाएगा। अगर सरकार को वास्तव में जांच करनी है तो राज्य बनने से लेकर के 2024 तक सरकार ने जिन जिन लोगों को उत्तराखंड की बेशकीमती ज़मीनें 1 रुपये लीज पर दी है,
उनकी जांच कराए कि वो जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने ज़मीन ली थी क्या उस पर वो काम हुआ है कि नहीं। और इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि LK आडवाणी जी को झाझरा में 65 बीघा ज़मीन दी गई 1 रुपये लीज पर। क्या जिस प्रयोजन के लिए ज़मीन दी थी अगर उस पर काम वो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो उसमें सरकार में निहित करी। आपने देखा डोईवाला में निशंक जी को 45 बीघा ज़मीन 1 रुपये लीज पर 90 साल के लिए दी गई। क्या उस प्रयोजन के लिए उसको काम हो रहा है कि गरीबों के बच्चों को वहाँ दाखिला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और 2001 से लेकर के और 2024 तक सरकार ने जिन को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की है, क्या उसका प्रयोग सरकार देखे और नहीं तो उनको जो है उस ज़मीन को सरकार अपने आप में निहित कराए। अच्छा, जनता कह रही है कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून होना चाहिए, सशक्त भू कानून होना चाहिए और हिमाचल की तर्ज पर होना चाहिए। हिमाचल का भू कानून है क्या? क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि हिमाचल का जो भू कानून है वो है क्या? देखो चौहान जी, लगातार एक मांग चल रही, उत्तराखंड का जनमानस कह रहा है कि हिमाचल जैसा सख्त भू कानून यहाँ लागू होना चाहिए। पहले तो बहुत सी भ्रांतियाँ हैं लोगों में कि हिमाचल में गैर हिमाचली व्यक्ति कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये सरासर मिथ्या बात है। गैर हिमाचली भी वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। हिमाचल का जो भू कानून है वो क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 1971 में हिमाचल प्रदेश पंजाब राज्य से अलग हुआ था। 1971 में जब अलग हुआ था तो वहाँ जो अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे वो थे डॉक्टर YS परमार, एक विजनरी लीडर, एक ठेठ पहाड़ी। वो व्यक्ति जानते थे कि जो हिमाचल में पर्वतीय जनपदों में लोग रहते हैं वो गरीब लोग हैं। बाहर के धनाढ़ व्यक्ति अन्य प्रदेशों से आकर के, पूंजीपति धना सेठ आकर के उनको लालच दे करके क्योंकि उनकी जो पहाड़ों में बेशकीमती ज़मीनें हैं उनको लालच दे करके औने पौने दामों पर उनको खरीद लेंगे। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हिमाचल का जो मूल निवासी है वो भूमिहीन हो जाएगा। और भूमिहीन का मतलब क्या है कि उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी परंपरा उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब पर्वतीय जनपदों में भी धन्ना सेठ बड़े बड़े रिजॉर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, अपने कॉटेजेस बनाना शुरू कर देंगे तो वो भूमिहीन हो जाएंगे और वहाँ लोग जो है बाहर के लोग निवास करने लगे। तो इतने विजनरी लीडर थे कि उन्होंने 1972 में, उसी दिन से, जिस 71 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उसी दिन से तैयारी कर दी थी और वो एक सख्त भू कानून लाए थे। उसका नाम टेनेसी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। ये हिमाचल का सख्त भू कानून था और उसमें ये था कि गैर हिमाचली हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। उसमें भी कम से कम 5 संशोधन हुए और उसमें एक धारा है 118 जो टेनेसी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 है, उसकी एक धारा 118 है कि नगरीय क्षेत्र में, यानी कि नगर निगम में, नगर निकाय क्षेत्र में गैर हिमाचली भी 500 वर्ग मीटर ज़मीन ले सकता है, लेकिन उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ जब उसमें भी संशोधन होते गए तो उसी 118 के धारा 118 के अंतर्गत, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी उन्होंने वो किया था कि भाई पर्वतीय जनपदों में इंडस्ट्रियल जो सेक्टर बनाया उन्होंने, उसमें भी अगर कोई हॉस्पिटल के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए और रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट के लिए, 5 स्टार होटल के लिए कोई गैर हिमाचली भी अगर ज़मीन ले सकता है, लेकिन बशर्ते जो है उसको 2 साल के अंदर जिस प्रयोजन के लिए उसे भूमि आवंटित की गई है उसमें वो चीज़ करके दिखानी है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो ज़मीन जो है सरकार में निहित हो जाएगी। और नगर निकाय के क्षेत्र को छोड़ करके कृषि भूमि जो है गैर हिमाचली 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकता। ये जो है हिमाचल का भू कानून है। और उत्तराखंड वासी भी कह रहे हैं कि इसको भी जो है इसी तर्ज पे लागू किया जाए। उत्तराखंड का भू कानून कैसे डिफर है उससे हिमाचल के? जो उत्तराखंड का भू कानून है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना, और जब अलग राज्य बना तो जो उत्तर प्रदेश में कानून थे वो कानून जो है उत्तराखंड में भी लागू होने थे। तो जमींदारी जो कानून था, जमींदारी एक्ट था, वो उत्तर प्रदेश
भूमि जमींदारी सुधार अधिनियम 1950। तो वही जो है जब उत्तराखंड बना तो उसमें भी वही जो है वो वही कानून उस पर लागू हुआ था। सबसे पहली गलती भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार ने कैसे की, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को जब हमारा राज्य बना तो जनहित में अगर कोई फैसला लेना था तो उसी समय से जिस प्रकार से डॉक्टर वाई.एस. परमार ने वहाँ की जल जमीन जंगल को बचाने के लिए सख्त भू कानून लागू किए, इन्होंने अंतरिम सरकार में 18 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी जल जमीन बचाने के लिए कोई भूमि अध्यादेश नहीं लाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन 18 महीनों में, क्योंकि बाहर के लोग बड़े चतुर हैं, उनको मालूम था कि भाई नया राज्य बन रहा है, नए राज्य में विकास की अपार संभावना है। और उस समय देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी के आसपास जो है सारी ज़मीनें बाहर के धन्नासोटियों ने ले ली थी उन 18 महीनों में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, नानदा तिवारी उस सरकार के मुखिया बनी, क्योंकि नानदा तिवारी एक विजनरी लीडर थे। और मैं इसमें मुझे कोई संदेह नहीं ये बात कहने में कि जो भी विकास का मॉडल उत्तराखंड में दिख रहा है उसमें नानदा तिवारी की भूमिका रही। और वो भी विजनरी लीडर थे, उन्होंने भी 2003 में वो जो है भू अध्यादेश कानून लाए थे। जो उत्तर प्रदेश का था उसको उत्तरांचल भूमि विनाश अधिनियम, वो भूमि सुधार अधिनियम 2003 कानून वो लाए थे। और उस कानून में भी उन्होंने हिमाचल की तर्ज पे करने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक गलती कर गए वो। जो उत्तर प्रदेश जो हमारा भू अध्यादेश था 2003 का, उसमें ये था कि गैर उत्तराखंडी यानी बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकते, जबकि हिमाचल का भू कानून क्या था कि केवल नगरीय क्षेत्र में, लेकिन कृषि भूमि जो है वहाँ 1 इंच नहीं खरीद सकते। उत्तराखंड में जो भू कानून था उसकी धारा 2 क्या थी कि उत्तराखंड का भू अध्यादेश नगरीय क्षेत्र पे लागू नहीं होगा। यानी कि जो हमारे नगर निगम है, नगर निकाय है, यहाँ जो भूमि है वो 12.5 एकड़ तक जो है वो ज़मीन खरीद सकता है नगरीय क्षेत्र में। और लेकिन जो नगर से बाहर क्षेत्र है वहाँ केवल मात्र 500 वर्ग मीटर खरीद सकता है। अब यहाँ से ये कानून जो है तिवारी जी के उसमें लागू हो गया। 2007 में जो है जनरल खंडूरी की सरकार बनती है और उस कानून में वो और सख्त कानून बनाते हैं। और वो सख्त कानून क्या बनाते हैं कि वो कहते हैं कि जो 500 वर्ग मीटर कृषि भूमि को खरीदने का नियम था उसको घटा करके वो 250 वर्ग मीटर कर देते हैं। लेकिन वहाँ भी वो गलती करते, जो कानून में धारा 2 है, नगरीय क्षेत्र में ये भूमि अध्यादेश लागू नहीं होगा, उस पर नहीं छेड़ते। और वो बस्तुरत जो है जो नगरीय क्षेत्र में उसमें जो बाहर के लोग जो है आकर के ज़मीन खरीदने लगे, फ्लैट बनाने लगे जो नगरीय क्षेत्र में। उसके बाद 2018 में त्रिवेंद्र रावत की सरकार के दौरान उस समय इन्वेस्टर समिट मीट हुई थी। उन्होंने जो उसमें जो भूमि अध्यादेश 2003 था और उसकी एक धारा थी 143 के, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है या कोई जो है होटलियर होटल बनाना चाहता है, कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, तो उनको उस प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का लैंड यूज चेंज जो है वो 143 करना था। और उन्होंने उस 143 को भी उसका वायलेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब उसकी ज़रूरत नहीं, 143 करने की ज़रूरत नहीं है। और जो पहले शासन से अनुमति लेनी पड़ती थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आदेश दे दिया कि आप जो है लैंड यूज चेंज करने की आवश्यकता नहीं, इस भूमि को जो है उनको आवंटित कर सकते हैं। त्रिवेंद्र सरकार ने जो भूमि अध्यादेश 2003 में जो संशोधन किया, उसमें 2 संशोधन किए, 144 और 143 का और खा, जिसके अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र में एक तो जो है लैंड यूज़ की आवश्यकता नहीं है और जो 12.5 एकड़ भूमि खरीदने तक की छूट थी उसको भी समाप्त कर दिया कि कोई कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन उसमें एक शर्त रखी थी कि 2 वर्ष के कार्यकाल, 2 वर्ष का जो टेन्योर है, अगर जिस प्रयोजन के लिए भूमि कोई खरीदता है
उस प्रयोजन में वो सफल नहीं होता है तो सरकार उस भूमि को सरकार में निहित कर देगी। 2022 में धामी ने उससे भी बड़ा काम कर दिया, जो उसके अंतर्गत 154(1) और 143 का और खा धाराएं हैं। उसमें यह था कि 2 वर्ष का कार्यकाल भी उन्होंने 2 वर्ष का जो टेन्योर है, जो समय सीमा निर्धारित की गई कि 2 वर्ष के अंदर जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी है, अगर उसमें कोई वो नहीं करता, उसका उपयोग नहीं करता तो वो सरकार में निहित हो जाएगी। धामी सरकार ने उसको भी जो है ओपन कर दिया, उसमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी को जो इंडस्ट्री के लिए दिया, अगर वो इंडस्ट्री नहीं लगाता तो वो कोई होटल खोल सकता है, रेस्टोरेंट खोल सकता है, इंस्टीट्यूट खोल सकता है। ये छूट भी जो है किसने दे दी? धामी सरकार ने। अब क्या हुआ कि जब ये हुआ तो फिर जन आंदोलन शुरू हो गया। अब हम यही तो कह रहे हैं कि जन आंदोलन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित थोड़ी ना होती है। सरकार जो है अगर 2.5-3 साल से वो मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान उत्तराखंड में, तो उनको चाहिए था कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे, अगर उनको लग गया था कि भाई इस भू कानून में जो है खामियां हैं, तो उसी समय उनको वो करना चाहिए, या उसके लिए जन आंदोलन की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जन आंदोलन होगा, उसके बाद जो है सरकार तब निर्णय लेगी। तो सरकार की मंशा पे यहीं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वास्तव में अगर सरकार जो है जनता के हित में निर्णय लेने चाहती, तो धामी जी जब जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे, उसी दिन जो त्रिवेंद्र रावत सरकार के दौरान जो उसमें जो है शिथिलीकरण दिया गया था, उसको उसी समय रोकना चाहिए था। अच्छा, दूसरी मांग ये भी है उत्तराखंड के लोगों की कि मूल निवास 1950 मिलना चाहिए। अगर वह मूल निवास 1950 लागू होता है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे उत्तराखंड के लोगों को? देखो चौहान जी, जो 1950 मूल निवास, ये भारत सरकार ने ये प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन किया था कि 1950 में जो आज़ादी के बाद 1950 में जो व्यक्ति जहाँ निवास करता है वह उसको वहाँ का मूल निवासी माना जाए। और ये मूल निवास जो है वो विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बनाया गया था कि उनके हित जो है वहाँ सुरक्षित रहेंगे। हमारा जब उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना, तो उस समय भी 2012 तक लगातार मूल निवास जो है हमें 1950 का मिलता रहा, वहाँ के मूल निवासी को मूल निवास मिलता रहा। 2012 में जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, तो उस समय किसी ने याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि भाई हम तो जो है 2000 में उत्तराखंड बनाए, हमें भी जो है इसका मूल निवासी माना जाए। तो उस समय जस्टिस धूलिया और एक और जज थे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि 2000 में जो उत्तराखंड जब बना, जो निवासी जहाँ निवास करता है उसको मूल निवासी भी माना जाए और उसको अस्थायी निवासी भी माना जाए। लेकिन सरकार की कमी क्या थी कि सरकार जो है इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, और उसके बाद उसी दिन से जो है मूल निवास और अस्थायी निवास में ये आपस में रिफ्ट पैदा हो गया। और जबकि हमारे उत्तराखंड में जो 15 साल जिसको यहाँ राज करते हो, वो 15 साल यहाँ निवास करते हो गए, उसको जो है मूल निवासी, उसको अस्थायी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। लेकिन मैंने चौहान जी में एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकारें कोई भी कितना भी सख्त कानून बना दें, चाहे 1950 ही हो क्यों न बना दें, लेकिन अगर सरकारें बेईमान हो तो कोई कानून काम नहीं करता। आज भी अस्थायी मूल निवास जो है 15 साल का है, लेकिन यहाँ 10,000 रुपये दे के 15,000 रुपये दे करके 1 साल में कोई उत्तराखंड आ रहा है, और उसके बाद जो है अस्थायी निवासी बन करके और यहाँ सरकारी नौकरी में जो अप्लाई कर दे रहा है। आज आपने देखा होगा कि यहाँ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नीट की एग्जामिनेशन में फर्जी तरीके से जो है अस्थायी निवास बना करके हमारे मेडिकल के छात्रों के हितों पे डाका डाल रहे हैं बाहर के लोग आकर के। यहाँ नौकरी में जो अस्थायी प्रमाण पत्र आकर के हमारे लोगों के नौकरी में जो है डाका डालने का काम कर रहे हैं। तो जब व्यवस्था भ्रष्ट होती है तो 15 साल का अस्थायी निवास है वो भी जो है उसका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। दूसरी तरफ ये मांग भी है, जो आंदोलन कर रहे हैं लोग सड़कों पर, उनका कहना है कि भाई स्थायी राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ग्रीष्मकालीन हमने बनाई तो स्थायी राजधानी भी हम ही बनाएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखो चौहान जी, सबसे पहले गलती तो जो भाजपा की अंतरिम सरकार ने की, और भाजपा सरकार के कारण ये जो है अस्थायी निवास जो अस्थायी राजधानी का मुद्दा सुलझा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का ऐसा अभागा राज्य है जिसकी अपनी कोई अस्थायी राजधानी नहीं। जब राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया गया
तो उसमें राजधानी का जिक्र नहीं है। और एक जो है डिक्लेरेशन करके जियो निकाल करके कि देहरादून को जो है अस्थायी राजधानी मान लिया गया। जिस तरह से आप कह रहे हो कि भाजपा कहती कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, मैं मानता हूं कि भाजपा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, लेकिन वो ग्रीष्म राजधानी बनाने से जो है क्या फायदा हुआ? आप बताओ, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दी, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो कहीं नहीं बना। और सबसे बड़ी बुरी बात तो ये है कि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी मात्र पिकनिक स्पॉट बन करके रह गई। अगर वास्तव में भाजपा सरकार गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है या ग्रीष्म राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है, तो उसको कम से कम 6 महीने मुख्यमंत्री से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सचिवालय 6 महीने वहाँ बैठे, तब उत्तराखंड का जनमानस सोचेगा कि वास्तव में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बन चुकी है। नहीं तो केवल और केवल ये भी जुमला साबित हो रहा है। 2 दिन के लिए आप सत्र करते हो, करोड़ों रुपए सरकार का खर्च करते हो, और उसके बाद देहरादून वापस आ जाते हो और कहते हैं कि लोगों में ये प्रसारित कहते हो कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। ग्रीष्मकालीन राजधानी तब सार्थक होगी जब 6 महीने उत्तराखंड की सरकार गैरसैंण में बैठना शुरू करेगी। अच्छा, तो जब बीजेपी नहीं बना सकती है गैरसैंण में, वो दोषी है वहाँ की, तो कौन लग रहा है आपको? ऐसा कौन सा नेता आपको लगता है, कौन सी पार्टी ऐसी लगती है कि जो वहाँ राजधानी बना सकती है? देखो चौहान जी, मुझे इस वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में केवल एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, और वो गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल जी के अंदर मैं वो संभावना देखता हूँ कि वास्तव में अगर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के उत्तराखंड की बागडोर सौंपी जाती है, तो वो व्यक्ति जो है गैरसैंण को अस्थायी राजधानी भी बनाएगा। वो जो हमारा मूल निवास 1950 वो भी लागू कराने की उसी व्यक्ति के अंदर में ये क्षमता देखता हूँ। और वही जो है सख्त भू कानून भी उत्तराखंड में लागू करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर मैंने ठेठ पहाड़ीपन देखा है। अच्छा, यानी कि वो पहाड़ का दर्द समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट सवाल मेरा आपसे यह है कि सरकारों के लिए आपका सुझाव क्या है? जब आप कह रहे हैं कि सरकार ने गलत कदम उठाए, ऐसे होना चाहिए, क्या सुझाव आपका सरकारों के लिए है, और सरकारों को क्या करना चाहिए आप लोगों के अनुसार, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं आज भी सड़कों पर? देखो चौहान जी, सख्त भू कानून में केवल सरकार को दो काम करने। जो 250 वर्ग मीटर की सीमा है उसको निकाय क्षेत्र में भी लागू कर दें। निकाय क्षेत्र में लागू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली भाजपा सरकार ने क्या किया कि निकाय की सीमा बढ़ा दी थी। नगर निगम की सीमा बढ़ गई, पहले 60 वार्ड थे, फिर वो क्या हो गए 100 वार्ड हो गए, और 100 वार्ड में जो है वो भू कानून लागू नहीं होता। तो सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए कि नगर निकाय क्षेत्र में भी उसको 250 वर्ग मीटर जो भू कानून है वो 250 वर्ग मीटर करना है। और जिस प्रकार का हिमाचल में है कि भाई कृषि भूमि तो 1 इंच भी नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि विकास के लिए, अगर पहाड़ के विकास के लिए निश्चित रूप से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ जो है पर्वतीय जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, और 2 साल के अंदर जो सरकार जो है 2 साल के अंदर जिस उपयोग के लिए भूमि दी गई है, जिस प्रकार से हिमाचल में 118 धारा के अंतर्गत कि अगर 2 साल में जिस उपयोग के लिए भूमि दी गई है, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाता तो वो सरकार में निहित हो जाएगी। ये दो निर्णय कर दे, उत्तराखंड का सख्त भू कानून अपने आप ही लागू हो जाएगा। दूसरा, मूल निवास जो है, जो जैसे 2012 तक प्रत्येक उत्तराखंड के मूल निवासी को जो मूल निवास मिलता था, वो मूल निवास जारी कर दे, और जो अम्ब्रेला है, अब जो जिस तरह से 15 साल का अस्थाई है वो अस्थाई रहने दे। ये 2 ही तो कारण है। और तीसरा, जो उत्तराखंड के लोगों की जनभावना के अनुसार शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण बना दें, तो ये अपने आप ही जो है हम सरकार की वाह करेंगे। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौहान। यानी कि अभी हमारे साथ रघुवीर बिजली थे, राज्य आंदोलनकारी हैं, समाजसेवी हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार को जो कृषि भूमि है उत्तराखंड की, उस पर रोक लगा देनी चाहिए बिक्री से, और जो नगरीय क्षेत्र है उसका दायरा अब 250 गज करना चाहिए। साथ ही जो 1950 पहले की तरह व्यवस्था थी वो लागू होनी चाहिए, और स्थायी राजधानी गैरसैंण ही होनी चाहिए। जिस दिन अगर मैं सरकारें इन मांगों को पूरी कर देती है, वो लोग सड़कों पर आंदोलन करना छोड़ देंगे और उनकी मांगें किसी हद तक पूरी हो जाएंगी। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।